हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो लॉ एंड एवोगैड्रो प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो हमारी पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का, उस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया मैटर के बारे में। भी मैटर क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, मिक्सचर्स क्या हैं। पर कुछ क्वेश्चंस जो उस वीडियो में अनआंसर्ड रह गए थे वो ये कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है। ठीक है, ये उस वीडियो में तो बताया ही नहीं मैंने। और एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड्स ही क्यों बनाते हैं, कंबाइन ही क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। और एक कंपाउंड मिक्सचर से डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंसेस भी पढ़ लिए थे हमने, ये वो क्यों है डिफरेंट। तो उन सब चीज़ों को, ये जो सारे डाउट्स थे, ये और लोगों के मन में भी आए थे। उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को थॉरली पढ़ना शुरू किया, बट ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स के बाद, मैटर के बाद में करें, जो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो एटम है, पहले हम उसकी बात करें डिटेल में। तो इसीलिए जो है उन्होंने एटम्स की बात करना शुरू करी, एटम्स के बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि हमें पता है तब तक ये लगता था कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट है एक मैटर का, जबकि वो आगे टूट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स में। वो चीज़ें हमें अब पता लगी हैं। ये सब जब ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनको आगे इंडिविजिबल हैं, तोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को, और ये जो बात थी कि एटम इंडिविजिबल है, और जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हमने लास्ट वीडियो में किए हैं, उन सब को सक्सेसफुली एक इंसान एनालाइज कर पाया, जो कि है जॉन डाल्टन। वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और उन्होंने अपनी थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिन्होंने जो हमारे क्वेश्चंस थे और जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, उनकी जितनी भी डाउट्स थे उन सबको क्लियर कर दिया। तो वही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हुए कि ये डाल्टन के टाइम की है, 18,000 के टाइम की है। तो अब बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, तो उस टाइम की एक बार हम डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे। हालांकि इनमें से बहुत एज इट इज़ अभी भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हमें पता है कि मैटर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, एटम्स का। बट उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, तो वो एटम को इंडिविजिबल कहते थे। ठीक है, फिर उसने कहा कि एटम्स जो है ना, एक एलिमेंट के एक्चुअल में एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, और अलग अलग के एक्चुअल में एटम्स ही जो है अनआइडेंटिकल होते हैं। इसीलिए वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है, साइज में, मास में, और जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट में, एटॉमिक नंबर में, एटम्स का वो सब डिफरेंट होता है, इसीलिए एलिमेंट डिफरेंट है। फिर एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट से साइज मास होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्वियसली, अगर साइज मास अलग है इन्हीं के कारण तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। और एटम्स ऑफ सेम, एटम्स जो हैं एक ही एलिमेंट के एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कह देंगे। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम कंपाउंड कह देंगे। ठीक है, तो एटम्स है, मतलब सारा कुछ एटम्स के ऊपर बेस्ड है इस थ्योरी में। और एटम्स जो भी कॉम्बिनेशन करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशो में करते हैं। ये हम बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या है,
कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। ऐसा भी हो सकता है कि दो ही एटम है, उनका एक ग्रुप है, बट वो ऐसे कंबाइन कर रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, है ना, हो सकता है ये भी। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। इसका मतलब ये है कि एटम से छोटा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन छोड़ दो तो आधा एटम भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एटम एज अ होल पार्टिसिपेट करेगा, और एटम को ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसा कि हमने मैटर का पढ़ा था, मास का पढ़ा था, एनर्जी का पढ़ा हुआ है, वही है एटम के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लॉज हैं ये हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कैसे बताते हैं। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमारे पास लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें क्या था कि मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम रहेगा, क्योंकि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसका मतलब क्या हुआ, मैटर किसका बना हुआ है, एटम का, और एटम जो है हमने लास्ट पोस्टुलेट में पढ़ा कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दूसरा हमारे पास लॉ था, दूसरा लॉ क्या था हमारे पास कि कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वाला, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन वाला। अब वो आप देखोगे कि लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है हमारा वो डायरेक्टली लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को ही बता रहा है, क्योंकि कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में ये था कि कोई भी कंपाउंड कहीं से भी उठा लो, उसकी बाय मास जो प्रोपोर्शन होगा उसका रेशियो सेम होगा, और इसमें लिखा हुआ है कि हर कॉम्बिनेशन जो भी होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, विच आर वन एंड द सेम थिंग्स। और उसके बाद जो हमारा थर्ड लॉ था वो था मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाला, है ना। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाले की अगर हम बात करें तो जो हमने सिक्स्थ पोस्टुलेट पढ़ा है कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके एटम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, और मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी ये था कि कोई दो एलिमेंट्स दो से ज़्यादा या तीन चार कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, जो नहीं कि वो एक ही कंपाउंड बनाएंगे अगर एलिमेंट्स सेम है तो। ठीक है, और फिर हमारा फोर्थ लॉ था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है, हमने फिफ्थ पोस्टुलेट में पढ़ा कि जो एटम है वो सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगे, है ना। तो इसका मतलब जितने भी रेशोज इन्वॉल्व हैं वो सिंपल रेशो होंगे, चाहे वो एक दूसरे के साथ हो चाहे वो किसी तीसरे के साथ हो। तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी तो यही होता है, अगर ए और बी सी के साथ कंबाइन कर रहे हैं ए सी और बी सी बनाने के लिए, तो ए और बी का जो रेशो होगा वो ए सी और बी सी के ए और बी से सिंपल होल नंबर रेशो होगा या फिर सेम होगा, है ना, यही था। और यही चीज़ हमने उसमें तो उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी ये कह के कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन होल नंबर रेशो में होते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। अब आप कहोगे फिफ्थ लॉ तो डिस्कस नहीं किया। फिफ्थ लॉ इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि फिफ्थ गैसेस के ऊपर है, उनकी वॉल्यूम्स के ऊपर है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और ये जो चार लॉज थे ये मास के ऊपर है, मैटर के ऊपर है, सॉलिड लिक्विड के ऊपर है। तो इसलिए गैस को यहाँ पर डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे इसी की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो वैसे तो देखा जाए कि मैटर का अंदर का स्ट्रक्चर पहली बार किसी ने पढ़ा था, है ना। तो इसका मतलब है कि साइंटिस्ट को उस टाइम पे बहुत यूज़फुल ये रही थी मैटर को फर्दर स्टडी करने के लिए, और इसने क्या है काफ़ी टाइम तक ये थ्योरी चली भी, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी थी और काफ़ी हद तक सही थी। बट उसके बाद
जो टाइम आया और अच्छी रिसर्चेज हुई, अच्छी इक्विपमेंट के साथ रिसर्चेज हुई, तो सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इन सब ने क्या किया, इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया जो कि डाल्टन के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है, उसने तो सिर्फ मैटर के बारे में बताया ना डाल्टन ने, उन्होंने एटम का बिल्डिंग ब्लॉक, एटम का स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद हमें इस थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस दिखने लगी। सबसे पहले तो इसकी सबसे पहली लिमिटेशन तो ये रही कि इसने लॉ ऑफ कांस्टेंट मास, भाई मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसको तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, बट वही हमारा जो गेल-लुसैक्स लॉ था वो भी था तो सेम ही कि वॉल्यूम सेम रहेगी, उसको तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना। चाहे एटॉमिक थ्योरी थी, चाहे मास पे बेस थी, जो मर्जी था, पर ये एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया ना, तो ये लिमिटेशन हो गई। और दूसरी लिमिटेशन क्या है कि उसने ये तो बता दिया कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि एटम्स का डिफरेंट मास साइज होता है। पर ये क्यों होता है एटम्स का डिफरेंट मास साइज? एटम्स तो इंडिविजिबल हैं, तो उनका डिफरेंट क्यों है? तो ये चीज़ भी वो नहीं बता पाया। ठीक है, तीसरा कि अगर एक ही एलिमेंट के हम एटम्स को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल ही क्यों बनाते हैं? वाई दे फॉर्म मॉलिक्यूल? क्यों वो कोई कंपाउंड या कोई मिक्सचर नहीं बना पाते? तो ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन की इसने। और इसने क्या नहीं एक्सप्लेन किया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स क्या है, कि जो और कितनी है, कि जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की वो एग्जिस्ट करती हैं। क्यों भी स्टेट जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिर एक और चीज़ जो ये लास्ट नहीं बता पाया कि इसने अल्टीमेट पार्टिकल जो है एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, मैटर का तो बता दिया, बट एलिमेंट कंपाउंड का अलग से इसने कुछ नहीं बताया। तो ये 5 लिमिटेशंस होने के कारण इसकी एटॉमिक थ्योरी में हमारे पास आई मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एटम जो है इनडिविजिबल नहीं है। ठीक है, एटम इनडिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसको मॉडर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, कि जो एटम सेम एलिमेंट के होंगे ना उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि आइसोटॉप्स में होता है ना। अब जैसे एग्जांपल ले लो हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक मास 1 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, ड्यूटेरियम ट्रिटियम होते हैं ना आइसोटोप। वैसे ही क्लोरीन का है, उसका 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, हमें पता है। और वैसे अगर देखा जाए तो आइडेंटिकल है, बट इनका मास जो है वो अलग अलग है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका सिर्फ एक टाइप का ही एटम हो, आइडेंटिकल हो सभी एटम, उनका डिफरेंट मास वगैरह ना हो, बट कुछ जिनके नहीं थे वो एग्जांपल्स हमने दे दिए। उसके बाद थर्ड मॉडिफिकेशन ये थी कि जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं ना, उनके भी एटॉमिक मास सेम भी हो सकते हैं। उनको हम कहेंगे आइसोबार्स, कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम है। अब एग्जांपल ले लो आप, कैल्शियम है और आर्गन है, उनका एटॉमिक मास सेम है दोनों का, 40 है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आइसोबार्स। डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। बट क्योंकि पिछली थ्योरी में दोनों नहीं इंक्लूड की थी, तो इस थ्योरी में दोनों इंक्लूड की गई। फिर आता है कि जो रेशो है जिसमें डिफरेंट अलग अलग एटम जो है वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है, और ज़रूरी, पर ये नहीं ज़रूरी कि वो सिंपल रेशो ही होगा। सिंपल ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें जब 1.71 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें 1.71 1.12 ऐसे आ रही थी हमारी वैल्यूज, रेशोज हमारे आ रहे थे। तो होल नंबर सिंपल रेशो हो ये ज़रूरी नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है, वो फिक्स्ड भी हो सकता है, वो इंटीग्रल भी हो सकता है, बट हमेशा सिंपल हो ये ज़रूरी नहीं है। अब एग्जांपल ले लो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लो। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इनका आप एक कंपाउंड बनाओ C12H22O11। अब इसमें अगर आप देखोगे मास को एक बार अगर आप छोड़ दो, तो इनके रेशो देखोगे 12:22:11, क्योंकि वैसे भी हम एटम्स के कंबाइन होने की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, सिंपल रेशो तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड है, इंटीग्रल भी है, आगे इसको 2 लगा दोगे तो इंटीग्रल भी है, बट सिंपल नहीं है। और वो कह रहा था कि कुछ भी कंबाइन होगा वो सिंपल रेशो में कंबाइन होगा, तो ये उसकी मॉडिफिकेशन है। और एक हमारे पास है कि एटम जो है वो अब डिविजिबल नहीं रहा। ठीक है, एटम इज नो लॉन्गर, सॉरी यहाँ पर इन डिविजिबल आएगा यहाँ पे, या फिर आप लिख सकते हो इन डिस्ट्रक्टिबल। पहले तो ये था कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, आगे तोड़ ही नहीं सकते, बट अब नहीं है, क्योंकि अब हमने बहुत सी न्यूक्लियर रिएक्शंस जब एटम के साथ की, तो हमने उनमें देखा कि न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। और आज वही जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो कितने कामों में यूज़ हो रहे हैं, यूरेनियम यूज़ हो रहा है, प्लूटोनियम यूज़ हो रहा है, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ हो रहे हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मेनली प्रोड्यूस करने में यूज़ हो रहे हैं, है ना। अब ऐसे देखो, अगर एटम इंडिस्ट्रक्टिबल होता, आगे उसको तोड़ ही नहीं सकते, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलते, है ना। बट अब क्योंकि इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, तो इवन हम नाइट्रोजन को भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऑक्सीजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा है ना, तो उसके लिए क्या करना है, एक अल्फा पार्टिकल दे दो उसको, अल्फा रेज दे दो उसको, तो उसका वो जो एक एटॉमिक नंबर कम है वो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में। ठीक है, अब न्यूक्लियर एनर्जी देखो कितनी जगहों पे यूज़ हो रही है। अब न्यूक्लियर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बम भी फोड़ने, हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ हो रही है न्यूक्लियर मोस्ट वाइडली। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं कुछ,
कि कहाँ न्यूक्लियर एनर्जी अब यूज़ हो रही है, और न्यूक्लियर एनर्जी के कारण ही हमें पता चला कि एटम जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन की उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकले जुड़े, तो हमें पता चला कि हाँ इसके अंदर कुछ और भी है इससे छोटा। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कारण, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक एटॉमिक नंबर का ही फ़र्क है। नाइट्रोजन को अगर आप अल्फ़ा रेज दे दो तो वो एक एटॉमिक नंबर का फ़र्क दूर हो जाएगा और नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ हो रहे हैं कितने एलिमेंट्स, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, तो ये सब के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, न्यूट्रॉन्स ढल रहे हैं, प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, ये सब हो ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि एटम अब इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं रहा। और जो हमने बात की थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला। हालांकि अब एटम का हमें पता चल गया कि वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, बट वो वाला जो पोस्टुलेट था कि वो जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, वो अभी भी ट्रू है, वो अभी भी एटम ही है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स डायरेक्टली किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अब हम चलते हैं एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर। एवोगैड्रोस क्या कहता है, क्योंकि इसने गैसेस के बारे में, वॉल्यूम्स के बारे में तो कुछ बात की नहीं डाल्टन ने, और ना ही मॉडिफाइड में कुछ बात हुई, तो इसीलिए एवोगैड्रोस लॉ आया जिसमें उन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप वन वॉल्यूम सपोज हाइड्रोजन ले लेते हो और वन वॉल्यूम ही आप क्लोरीन ले लेते हो, ठीक है, तो दोनों में सिमिलर कंडीशंस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपने दोनों ले लिए, तो दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, दोनों के वो सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम नंबर में होंगे, और वो जो नंबर है वो हम उसको नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, डाल्टन ने ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, इसीलिए हमने अलग से इसके लिए लॉ दे दिया जो कि है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। और ये एवोगैड्रो लॉ किसने दिया था, बेrzelius ने, क्योंकि बेrzelius ने डाल्टन के साथ आर्ग्यू किया कि तूने मैटर के बारे में, मास के बारे में तो सब कुछ बता दिया, तूने इनके बारे में क्यों नहीं बताया, गैसेस में भी तो एटम्स होते हैं, उनके बारे में तूने क्यों नहीं बात की। तो इसीलिए उसने फिर अपनी हाइपोथेसिस दी, अपना लॉ दिया, जिसमें उसने डिफ़ाइन किया कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने वॉल्यूम में कितने एटम्स होंगे, सब कुछ उसने डिफ़ाइन किया। अभी वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसी जो हमने एवोगैड्रो लॉ की है इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन, वही एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास, क्लोरीन है हमारे पास, और ये क्या बनाएंगे हमारे पास HCl, है ना, HCl बनाएंगे ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये हमने देखा कि अगर हम वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का ले रहे हैं और वन वॉल्यूम क्लोरीन का ले रहे हैं तो 2 वॉल्यूम हमारे पास HCl का आता है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। ठीक है, और अगर हम बेrzelius की जो हाइपोथेसिस है, ये जो एवोगैड्रोस लॉ है, ये अप्लाई करें तो इससे भी तो यही आना चाहिए ना कि अगर n, अब उसका एटम मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देख लेते हैं, अगर n एटम्स हैं हाइड्रोजन के, क्लोरीन के भी n एटम्स हैं, तो HCl के कितने एटम्स हो जाएंगे, 2n एटम्स। गेलो-सैक्स लॉ ने वॉल्यूम की बात की थी, इसने एटम्स की बात की, उसी वॉल्यूम में
एटम्स की बात की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक कंपाउंड एटम है हाइड्रोजन क्लोराइड का, दो एटम हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, तो इसका मतलब ये है कि एक एटम उसमें हाइड्रोजन का है और एक क्लोरीन का है। और अगर आप इसको हाफ कर दो, सपोज हाफ हाइड्रोजन है हाफ क्लोरीन है, तो क्या बनेगा, एक HCl। यानी कि एक कंपाउंड एटम बनाने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें हाफ एटम चाहिए हाइड्रोजन का और हाफ एटम चाहिए हमें क्लोरीन का, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बिल्कुल गलत साबित करता है कि जो अल्टीमेट पार्टिकल्स जो कि वो है हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। उन्होंने कहा था ना कि एक कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल सिर्फ एक एलिमेंट होता है, वो अल्टीमेट पार्टिकल अब एलिमेंट नहीं रहा, अब वो एटम बन गए, हाफ एटम वो भी। तो उस चीज़ को उसने क्या कर दिया, गलत रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आया एवोगैड्रो। इसको एवोगैड्रोस लॉ क्यों कहते हैं, एवोगैड्रो के पीछे कहते हैं, जबकि दिया इसको बर्ज़िलियस ने है, ठीक है। तो अब एवोगैड्रो की बात करेंगे। एवोगैड्रो ने एक्चुअल में क्या चीज़ दी थी, इतना क्या इम्पोर्टेंट दे दिया कि बर्ज़िलियस वाला भी एवोगैड्रो के नाम पे पड़ गया। तो एवोगैड्रो जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने ये सारी जो डाल्टन और बर्ज़िलियस में कन्फ्लिक्ट चल रहा था गैस को मैटर को लेकर, उसको उसने सॉल्व किया एवोगैड्रो ने। और उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल है मॉलिक्यूल और एटम, उसकी उसने डेफिनेशन ही अलग दे दी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि एटम जो है वो एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, मान लिया, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी हो ना हो ये भी मान लिया। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या फिर कंपाउंड का, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अब एवोगैड्रो ने डाल्टन और बर्ज़िलियस के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन दी, जो कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी उसमें हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो सारी डेफिनेशन किसने दी हुई है, एवोगैड्रो ने, कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, वो जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बट एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको कितने चाहिए, वो कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब एवोगैड्रो ने ये तो दे दी एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। अब उसने बात की गैस की। उसने कहा कि जो गैस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो मॉलिक्यूल है, ना कि एटम। गैस के केस में उसने एक डिफरेंट डेफिनेशन दी। उसने कहा कि गैस के केस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो एटम हो ही नहीं सकता कभी। एटम कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता गैस का, हमेशा उसका मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। फिर उसने अपनी हाइपोथेसिस दी, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जिसमें उसने यही कहा कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो बर्ज़िलियस था उसने कहा कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, बर्ज़िलियस ने कहा था इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और एवोगैड्रो ने कहा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
यही डिफरेंस था कि एवोगैड्रो सही हो गया और बर्ज़ीलियस गलत हो गया और लॉ का नाम एवोगैड्रो के नाम से पड़ गया। ठीक है, और ये जब प्रूव करने की कोशिश की गई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो ये वाली जो डेफिनेशन थी एवोगैड्रो ने जो दी वो बिल्कुल सही साबित हुई, बर्ज़ीलियस वाली गलत हो गई, और इसीलिए इस हाइपोथेसिस को फर्दर एवोगैड्रोज लॉ या एवोगैड्रो प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब तक जिस रिएक्शन में हम एटम्स लिख रहे थे, अब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स, चाहे वो हाफ मॉलिक्यूल हो चाहे वो फुल मॉलिक्यूल हो, क्योंकि बर्ज़ीलियस ने तो हाफ एटम भी कह दिया था। हाफ एटम तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता ना किसी रिएक्शन में, तो हाफ मॉलिक्यूल तो कर सकता है, हाफ मॉलिक्यूल में एक पूरा एटम हो सकता है। तो इसीलिए एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस जो थी वो लॉ में कन्वर्ट हो गई और हम एटम की जगह गैस के केस में मॉलिक्यूल यूज़ करने लग गए। ठीक है, तो अब हम करेंगे एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास आती है एटॉमिसिटी। जो एवोगैड्रोस लॉ है वो हमें एटॉमिसिटी फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है, और वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एटॉमिसिटी एक्चुअल में है क्या। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम्स लगे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो होती है एटॉमिसिटी। किसी भी मतलब एलिमेंट के हो सकते हैं वो एटम्स, या कोई कंपाउंड हो सकता है उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो वो होती है उस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी या पर्टिकुलर कंपाउंड की एटॉमिसिटी। जैसे अब एग्जांपल ले लो, ओजोन का ले लो, O3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3, क्योंकि इसके अंदर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 3। CH4 ले लो, अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 5। इसके अंदर कितने एटम्स है, देखो 4 तो हाइड्रोजन के हैं, एक कार्बन का है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 5। अब आप इसमें ये नहीं लिखेंगे कि है मीथेन जो है CH4, इसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 4, कार्बन की 1, नहीं, क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है। तो एटॉमिसिटी में हम ये नहीं देखेंगे कि एलिमेंट्स अलग अलग हो गए तो इनकी एटॉमिसिटी भी हम अलग अलग लिखेंगे, नहीं, वो पूरा कंपाउंड की तरह काम कर रहा है, तो उसके सारे एटम्स को हम एक साथ ही गिनेंगे और उसी को हम एटॉमिसिटी लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे वैसे ही हो जाता है, ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी, 2। अब उसके बाद है हमारे पास, अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमने कहा कि एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशन है एटॉमिसिटी, वो कैसे है। देखो, एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अब हम कोशिश करेंगे, जो हमने ऑक्सीजन की बात की कि इसकी एटॉमिसिटी 2 है, वो निकालने की। वो कैसे निकालेंगे, अभी देखो हमने एक रिएक्शन ले लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया, साथ में ऑक्सीजन लिया, और उससे क्या बन गया हमारा, वाटर। ठीक है, ये बनता है ना। हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम्स लेते हैं हम, ऑब्वियसली क्योंकि H2 है तो कितने वॉल्यूम लेंगे, 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन H2O में कितना है, 1 है, तो इसका लेंगे हम 1 वॉल्यूम। और इसका हमारे पास कितने वॉल्यूम्स आते हैं, वाटर वेपर के 2 वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको बैलेंस करोगे तो इसके 2 वॉल्यूम आएंगे। देखो कैसे, H2 होता है, एक्चुअल में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, एलिमेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 होगा और यहाँ पर 1 है, तो इसका यहाँ पर 2 लग जाएगा, है ना, लग जाएगा ना। बैलेंसिंग से भी आपका यही आएगा। अब जब इसके आगे 2 लग गया तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए। हालांकि बैलेंसिंग जो है आगे आएगा इसी चैप्टर में, इस चैप्टर का भी एक टॉपिक है, बट आप 8 9 से बैलेंसिंग कर रहे हो तो आपको आनी चाहिए। सिंपल बैलेंसिंग है, बेसिक बैलेंसिंग है। तो इसके 4 हो गए तो हम उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो इसके 2 वॉल्यूम्स हो गए, इसका 1 वॉल्यूम हो गया और इसके फिर से 2 वॉल्यूम्स हो गए। ठीक है, अब अगर हम इसके ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस लगाएं,
तो क्या होगा, ये जो टू वॉल्यूम था, एवोगैड्रो ने क्या कहा था, एवोगैड्रो ने कहा था कि कोई भी गैस जब कंबाइन करती है तो उसके जो वो होते हैं, जब भी कोई भी गैस जब कंबाइन करती है तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे हर एक गैस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, पहले हम एटम्स को लेकर कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा था कि गैसेस के केस में आप मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, टू वॉल्यूम्स की जगह यहाँ पर हो जाएंगे 2n मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स तो लिख नहीं सकते, हमें 2n लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो आप गिन के 2 ही मॉलिक्यूल्स लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम साथ में n हमेशा लगाएंगे। उसी तरह ऑक्सीजन का हो जाएगा 1n मॉलिक्यूल्स, और वाटर के हो जाएंगे फिर से 2n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर हम इसको 1/2n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, सबको, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं ताकि हमारे जो हम एक्चुअल में निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 प्रूव करना चाहते हैं, वो इजी हो जाए हमारे लिए। और इसका हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके फिर से हो जाएंगे वही सेम 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने 2 लाइंस लिखी हैं इनका मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने एटम है ऑक्सीजन के, हमें दिख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये तो हो गई 1 मॉलिक्यूल की बात। अब देखो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हमारे पास 1 एटम ऑफ O2 आ गया, और मॉलिक्यूल कितना आया O2 का, हाफ। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ही बात करें कि ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना ऑक्सीजन है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई क्वांटिटीज़, यानी कि 1 एटम इज इक्वल टू हाफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं, इसको 2 को उधर ले जाए तो वहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एटम हो जाएगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन। और यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसकी एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी, 2। और यही हमने फाइंड आउट करना था कि हम एवोगैड्रोस लॉ से एटॉमिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कितने एटम्स आ रहे हैं, 2 एटम्स आ रहे हैं, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है, 2। ओके, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, सर्टेन नहीं सेम लिखेंगे यहाँ पर हम, जितनी गैस की वॉल्यूम लेंगे उतनी ही वॉल्यूम हम लेंगे हाइड्रोजन की, और उसका मास देखेंगे एट, ये सब किस पे होगा, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में होगा ये। अब देखो हम सेम वॉल्यूम यहाँ पर हमने क्यों ली, क्योंकि हमने एवोगैड्रोस लॉ में पहले ही पढ़ लिया था। एवोगैड्रोस लॉ ही ये था कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम सर्टेन वॉल्यूम गैस की ले रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास की बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमें सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी लेनी पड़ेगी। अब अगर मास की बात करें तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो उस वॉल्यूम में क्या होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन्हीं का तो मास हमने निकालना है ना। मास ऑफ n molecules of gas
डिवाइडेड बाय मास ऑफ वही सेम n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है दो गैसेस की तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही होंगे ना। तो अगर गैस की सर्टेन वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं तो उतनी ही वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अगर वो हमें पता चल जाता है तो वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ, चाहे आप n मॉलिक्यूल का ले लो, चाहे आप उसको अगर ऊपर भी 1 मॉलिक्यूल का ले लो, नीचे भी 1 मॉलिक्यूल का ले लो, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम ले लेंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये ले लेंगे। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी गैस का, है ना। और हाइड्रोजन की बात करें तो उसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन का भी तो 1 मोल ही ले रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, और एक एटम का मास कितना है 2, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 2, यानी कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वेपर डेंसिटी की उधर डिवाइड में जो 2 था वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रिजल्ट था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी वो हम डेराइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी सेकेंड एप्लीकेशन एवोगैड्रोस लॉ की। हमारी तीसरी एप्लीकेशन जो एवोगैड्रोस लॉ की है वो है रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कोई भी गैस है उसका मास और उसकी जो वॉल्यूम होती है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो भी हम एवोगैड्रोस लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, 22.4 लीटर जो है हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेकर चलते हैं, है ना, हमें पता है 22.4 लीटर किसी भी गैस का एट एसटीपी, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एंड 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है हमारा, वे इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यानी कि 22.4 लीटर अगर हम किसी भी गैस का ले रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसका जो वेट होगा वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम में होना चाहिए। अब क्योंकि हमारी सारी जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड है, हमारी वॉल्यूम स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर हमारा स्टैंडर्ड है, ओके, हमारा प्रेशर स्टैंडर्ड है ना, तो ऑब्वियसली जो वेट आएगा किसी भी गैस का वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही आएगा। तो वही जो है हम एवोगैड्रोस लॉ से डिटरमाइन कर पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि 22.4 लीटर एट 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो है हमारे स्टैंडर्ड कंडीशंस दे दी कि 22.4 लीटर हमारी वॉल्यूम है और 1 बार जो है हमारा वो है प्रेशर है जो कि स्टैंडर्ड है, 1 एटमॉस्फेरिक ले लो, 1 बार ले लो, स्टैंडर्ड प्रेशर ही माना जाता है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। तो ये भी कंडीशंस अगर हो तो जो वेट आएगा किसी भी गैस का वो मॉलिक्यूलर मास के, उसी गैस के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा। अब इसी चीज़ को हमने प्रूव किया हुआ है। देखो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये हम पिछली एप्लीकेशन में करके हटे, ये जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में वो हम पिछले जो है हमारी एप्लीकेशन उसमें करके हटे हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। और हमें पता है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कोई भी हमने एक वॉल्यूम ले ली किसी भी गैस की एसटीपी पे, उस पे जो उसका मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम, जो हमने सर्टेन वॉल्यूम गैस की ली थी उसी वॉल्यूम में अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो उसका जो मास होगा उनका जो रेशो होता है एसटीपी पे। ये जो कंडीशन है ये ज़रूर याद रखनी है आपने यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्किप कर दोगे तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी आपकी किसी भी डेफिनेशन की या किसी भी डेरिवेशन की। तो ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो रेशो होता है वो होता है हमारा वेपर डेंसिटी। अब जो सर्टेन वॉल्यूम है वो हमने क्या ले ली 1 लीटर,
हमने एक बार जो सर्टेन वॉल्यूम है उसको ले लिया 1 लीटर, तो सेम वॉल्यूम हम ले लेंगे हाइड्रोजन की, दोनों का मास जो है उसका रेशियो लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाता है एट STP। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा जो मास है, हमारा 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, उसका मास हमें पता है क्या होता है, अब 0.089 टू बी एग्जैक्ट 0.089 ग्राम होता है, तो ये वैल्यू तो हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 0.089 ग्राम कर लेंगे। जब इसको करेंगे तो हमारा आंसर आता है डिवीजन के बाद, चाहे आप करके देख लो, 22.4। तो यहाँ से ये 22.4 आ गया, और यहाँ पर ये जो हमारी अननोन वैल्यू है वो तो है ही, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, क्योंकि हमें गैस ही नहीं पता यहाँ पर, तो वो इस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम जो है इसको जब इसी डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस। यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो सिर्फ एक ही थी, 1 लीटर, तो इस 1 लीटर से 22.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये जो है 22.4 इंटू 1 लीटर हो गया, तो यहाँ पर ये 22.4 लीटर हो गया। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो उस गैस को, अगर हम 22.4 लीटर उसकी वॉल्यूम ले लें एट STP, इसको नहीं भूलना है, जैसे खाना खाना नहीं भूलते हो, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो STP ज़रूर मेंशन करना है, एट STP जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमारा आ गया रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। यहाँ पर हमने क्या एवोगैड्रोस लॉ और जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो सारी डिटेल में पढ़ी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में हमारा जो भी हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट है और सारा मोल कंसेप्ट है, वो सब जो है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।